18 मई 1974 का दिन था जब इंडिया ने अपनी शक्ति को दुनिया के सामने स्माइलिंग बुद्धा के रूप में प्रदर्शित किया। एक गर्म दोपहर थी जब इंडिया का रंगमंच तैयार हो चुका था दुनिया को ये दिखाने के लिए, एक ऐसा खेल दिखाने के लिए जिसमें सिर्फ जीत थी। न्यूक्लियर पावर की दौड़ में इंडिया ने अपना पहला कदम रखा और दुनिया को हैरान कर दिया, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। आओ इस कहानी को जानते हैं, कैसे इंडिया ने गुप्त तरीके से दुनिया को न्यूक्लियर सुपर पावर बनने का संदेश दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इंडिया ने अमेरिका चाइना जैसे देशों की नजरों से बचकर 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी को। Today at 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. जब भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, अटल बिहारी वाजपेयी का वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। Pakistan, China, the United States of America and several other countries sharply reacted to the Indian nuclear tests. Widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1945 के बाद दुनिया में एक नया एरा शुरू हुआ, एटॉमिक एज। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, तब दुनिया ने देखा कि एक छोटी सी ताकत कितना बड़ा विनाश कर सकती है। इसके बाद सोवियत यूनियन ने भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और फिर शुरू हुई कोल्ड वॉर की न्यूक्लियर आर्म्स रेस। पूरा विश्व दो शक्तिशाली नेशंस यूएसए और यूएसआर के बीच बंधा हुआ था। बाकी के देश या तो उनके साथ थे या तो दूसरे के साथ, लेकिन इंडिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस रखता था। उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट के माध्यम से अपना रुख स्पष्ट किया था कि हम किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने खुद के रास्ते पर चलेंगे। पर यह भी सच था कि एक शांतिप्रिय देश होने के बाद भी हमें अपनी रक्षा के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हो रही थी। न्यूक्लियर एनर्जी का सपना इंडिया के लिए नया नहीं था। इसकी बुनियाद तो होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई जैसे विजनरी साइंटिस्ट ने डाल दी थी। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी और होमी जे बाबा का विजन था कि इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट और आत्मनिर्भर बने। इसका पहला स्टेप था इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इसमें हमने सिविलियन यूज के लिए एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग शुरू किया। भाभा का विजन था कि इंडिया पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, ना कि वॉरफेयर के लिए। लेकिन एक रक्षा का पहलू भी था जिसे थोड़ा गुप्त रखा गया, और ये पहलू तब सामने आया जब चाइना ने 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसने इंडिया के अंदर एक जरूरत महसूस करवा दी कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होगा। 1962 की इंडो चाइना वॉर ने सब कुछ बदल दिया था। हमें एक चीज पता चल गई थी कि ना ही हमारे पास बहुत ताकतवर मिलिट्री पावर है और ना ही हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए और किसी भी वॉर को टालने के लिए इंडिया के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब होना जरूरी है। ये समय था जब इंडिया के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की चाह और भी ज्यादा तेज हो गई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो ये एजेंडा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। 1972 में इंदिरा गांधी ने 1971 के वॉर देखने के बाद ऑफिशियली एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दिया। ये प्रोग्राम दुनिया के बिल्कुल गुप्त था, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी टीम थी जो इस मिशन को अंजाम देने में लगी हुई थी। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि इसके बारे में कुछ मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स को भी नहीं पता था। ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, एक ऐसा नाम जो पहली बार सुनने में एक शांति का संदेश लगता है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट का प्लान था। ये प्रोजेक्ट इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर डॉक्टर राजा रमन्ना के लीडरशिप में चलाया गया, जो कि एक विजनरी फिजिसिस्ट थे। उन्होंने होमी बाबा के सपने को आगे बढ़ाया। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए एक गुप्त और सुरक्षित लोकेशन की जरूरत थी और ये लोकेशन चुनी गई पोखरण राजस्थान के मरुस्थल में। यहाँ से न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट को एग्जीक्यूट करने की तैयारी शुरू हुई। इस ऑपरेशन को लेकर प्योर सीक्रेसी मेंटेन की गई थी, किसी को पता नहीं था कि ऑपरेशन हो भी रहा है। ऐसे समय में जब सैटेलाइट सर्विलेंस का खौफ था, इंडिया ने बहुत इंटेलिजेंटली अपना एक टेस्ट तैयार किया। लोखंड वाला भवन, जो कि मुंबई का एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया है, वहां बॉम्ब को असेंबल किया गया और फिर से पोखरण में ले जाया गया था। इंडियन आर्मी की एक छोटी सी यूनिट भी टेस्ट साइट पर पोस्टेड थी ताकि मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सके। यह ऑपरेशन कौन से समय हो रहा था, कैसे हो रहा था और कब हो रहा था, इस चीज
जिसको बिल्कुल गुप्त रखा गया और कुछ पर्टिकुलर लोगों के अलावा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। 18 मई 1974 का दिन इतिहास में अमरांत हो गया। जब न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट किया गया तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन के साथ इंडिया ऑफिशियली दुनिया का छठा न्यूक्लियर पावर बन गया था। इस टेस्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद दुनिया भर में एक हलचल मच गई। स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट को शांति के लिए बनाया गया एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया, लेकिन दुनिया समझ गई थी कि इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सीख लिया है। इंदिरा गांधी का ये कदम एक तरह से इंडिया की अपनी रक्षा और सोवरेनिटी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए था। जब टेस्ट हुआ तो दुनिया के कई नेशंस ने अपनी आपत्ति जताई, अमेरिका ने खासकर, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इंडिया एक बहुत ही सीरियस न्यूक्लियर थ्रेट बन सकता है। लेकिन इंडिया का कहना था कि हम शांति के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे और जब तक हम पर कोई हमला नहीं करेगा तब तक उन पर हमला नहीं करेंगे। और इंडिया की ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आज भी दुनिया के लिए एक एग्जांपल है। स्माइलिंग बुद्धा के बाद हमने नए नए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया और सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही पर्पस के लिए इस कैपेबिलिटी को बढ़ाया। लेकिन 1974 के बाद इंडिया ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को ओपनली डिस्प्ले नहीं किया। लेकिन दुनिया के बीच न्यूक्लियर सुपर पावर बनने का सपना अभी भी जीवित था। फिर आता है 1998 का वो इंपॉर्टेंट साल जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को हिला देने वाला फैसला किया, पोखरण में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने का। इस बार मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। मई 1998 में इंडिया ने 5 और न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए, जिसे हम पोखरण द सेकंड के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा से कई गुना ज्यादा एडवांस थे और इस बार इंडिया ओपनली डिक्लेयर कर रहा था कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके हैं। ये सब कुछ इतना सीक्रेटिव था कि खुद अमेरिका के CIA को इन टेस्ट के बारे में होने के बारे में पता ही नहीं चला और जब उन्होंने इस चीज के बारे में देखा तो दुनिया में एक नई शॉकवेव चली गई। पोखरण सेकंड के टेस्ट को इंडियन आर्मी और साइंटिस्ट ने बिल्कुल गुप्त तरीके से अंजाम दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उस वक्त डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के हेड थे, इस ऑपरेशन के की फिगर्स में से एक थे। उनकी लीडरशिप में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन R चिदम्बरम की गाइडेंस में ये ऑपरेशन सफल हुआ। टेस्ट के लिए फिर से पोखरण का ही वही एरिया चुना गया था जहां पहले टेस्ट किए गए थे। 11 मई 1998 का वो दिन था जब 3 न्यूक्लियर डिवाइसेस को अंडरग्राउंड ब्लास्ट करके टेस्ट किया गया और उसके बाद 13 मई को 2 और बॉम्ब्स को डेटोनेट किया गया। इन सभी टेस्ट में थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी शामिल था, जिससे इंडिया ऑफिशियली एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने वाला देश बन चुका था। दरअसल दोस्तों, एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक नॉर्मल एटम बॉम्ब के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। वाजपेयी ने इस बार एक बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दिया कि इंडिया अब ऑफिशियली न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है, लेकिन हम अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर अभी भी कायम रहेंगे और कभी भी किसी देश पर पहला वार नहीं करेंगे। 1998 के पोखरण 2 टेस्ट के बाद दुनिया में एक न्यूक्लियर स्टॉर्म चला। अमेरिका, जापान और कई यूरोपियन देश इस पर चिंतित थे और उन्होंने इंडिया के खिलाफ तुरंत इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। उनका कहना था कि इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ना चाहिए, जबकि वो खुद अपने पास न्यूक्लियर वेपन उन्होंने रख रखे थे। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए और हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ काफी टेंशन में चले गए। लेकिन इस दौरान इंडिया ने अपना स्टांस और इंडिया का अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा था कि हम अपनी सुरक्षा और सोवरेनिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट्स के बीच जरूरी था कि इंडिया अपनी खुद की रक्षा के लिए न्यूक्लियर डेटरेंट डेवलप करे। पाकिस्तान ने भी जल्दी ही इस चीज के बाद अपनी तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिए, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ही छोटे थे, जो कि उन्होंने चाइना की मदद से किए थे। पर पाकिस्तान के टेस्ट के बाद अब साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना 3 बड़े बड़े प्लेयर्स के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके थे और अब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो चुकी थी। 1998 के इन टेस्ट के बाद माना जाता है कि 1999 की कारगिल वॉर का भी मेन कारण यही था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने की वजह से खासकर पाकिस्तान अपने आप को इनवल्नरेबल, अमर समझ रहा था। उनके हिसाब से अब उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन 1999 में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये कदम न सिर्फ इंडिया की रक्षा नीति को मजबूती दे रहा था, बल्कि दुनिया को ये संदेश भी दे रहा था कि इंडिया किसी भी न्यूक्लियर थ्रेट का सामना करने में कमजोर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये टेस्ट सिर्फ हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए है। इंडिया का न्यूक्लियर सफर 1974 से लेकर 1998 तक एक बहुत ही चैलेंजिंग और स्ट्रेटेजिक जर्नी रही है। होमी भाभा से लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तक हर साइंटिस्ट ने अपनी मेहनत और ब्रिलियंस से इस ड्रीम को साकार किया। 1998 के पोखरण 2 टेस्ट ने दुनिया को यह दिखाया कि भारत किसी भी थ्रेट के सामने झुकने वाला नहीं है। इंडिया का नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन हमेशा से दुनिया को यह याद दिलाता रहा है कि हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है और आज भी हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं और दुनिया में हमारा नाम एक शांतिप्रिय लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर देश के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, यही थी कहानी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति की, जिसमें इंडिया न्यूक्लियर पावर बना। आप इन टेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।